वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे गॉस के अनुप्रयोग में जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय कोश अगर है, आवेशित है, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उस पर बात करते हैं। तो हेडिंग डालें गोलीय कोश के कारण आवेशित, और लगा देना आगे, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ये तो हमारा टॉपिक का नाम है। यानी एक हम लोग गोलीय कोश बनाने वाले हैं। जैसे ये मान लो गोलीय कोश है, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये मान लीजिए गोलीय कोश है, इस पर आवेश है, स्थित है। इस गोलीय कोश के कारण ध्यान देने वाली बात है, भिन्न भिन्न स्थानों पे, जैसे गोलीय कोश से बाहर किसी बिंदु पे हम तीव्रता निकालेंगे, एक बात, गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे, दूसरी बात, और फिर गोलीय कोश के भीतर कोई बिंदु ले लेंगे, वहां तीव्रता निकालेंगे। तीन स्थानों पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने मान लिया बाहर कोई बिंदु P, मान लो इसको, क्या मान लो, तो हम कहेंगे बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलो बाह्य बिंदु पे बात करते हैं चल के। देखो एक बात समझना, कभी भी गॉस की प्रमेय अगर हमें यूज करनी है तो हमें उस बिंदु से गुजरता हुआ एक पृष्ठ चाहिए, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और अगर नहीं है तो क्या करते हैं पता है, अपनी तरफ से मान लेते हैं, काल्पनिक, ऐसा मानते हैं कि वो आवेश को घेरे हो। कैसा हो, आवेश को घेरे रहे, बस ये। तो देखो यहां पर एक हम गोलीय कोश इस जगह से जाता हुआ ऐसे मान ले, एक गोला मान ले, देखो ऐसे, वो इस पूरे आवेश को घेर रहा कि नहीं घेर रहा बताओ। लेकिन इस वाले गोले की त्रिज्या का मान कुछ अलग होगा कि नहीं होगा। अगर अंदर वाली इस त्रिज्या को कैपिटल R माना है तुमने, तो इसको हमने क्या मान लिया है, स्मॉल r। ये सेंटर O मान लिया हम लोगों ने। बताओ भैया, अब हम ये जो आवेश है इनको बिंदु आवेश जैसा मानते हैं। कैसा मानते हैं कि बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश के कारण वहां तीव्रता एक तरह से निकालना चाहते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से। किससे, देखो वैद्युत फ्लक्स के लिए हम एक सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो, अच्छा चलो बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 गुना होता क्यू का। इसको लगाने से पूर्व हम लोग ये वाला सूत्र प्रयोग करें, बंद पृष्ठ समाकलन E डॉट dA। शुरुआत इस जगह से की जाएगी प्रूविंग की। अच्छा, अगर डॉट ओपन कर दोगे तो cos थीटा आता है। तो चलो यहां देखें, पहले तो dA देखें कहां पर है। देखो इस बिंदु पे चर्चा करनी है मुझे, देखो ध्यान देना, हमने पॉइंट कौन सा मान रखा, देखो इस P बिंदु के लिए सॉल्व कर रहे हो ना तुम, तो जो dA की दिशा होगी वो लंबवत बाहर की तरफ होगी, और E की दिशा भी लंबवत बाहर की तरफ होगी। बताओ E और dA दोनों ही बाहर की ओर होंगे, लंबवत होंगे कि नहीं बताओ। तो फिर इनके बीच का जो कोण है वो 0 अंश आएगा कि नहीं आएगा बताओ।
तो हम कह सकते हैं फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। और कॉस 0 का मान 1 होता है। लिखना नहीं, सुनो बस खाली, दिखेगा भी, हट जाएंगे तब। ई का मान तो हमें चाहिए ही, तीव्रता तो निकालने जा रहे हैं हम। इंटीग्रेशन डीए लगाएंगे। अब देखो ये डीए का समाकलन मतलब पूरा क्षेत्रफल किस गोले का, जिस पर पृष्ठ माना है। पृष्ठ किस पे माना है? इस बड़े वाले पे। इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। तो ये गोले का जो पृष्ठ होता है उसका सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस जब डीए का हम लोग समाकलन करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फाई ई का मान निकला है। यहां पर गॉस की प्रमेय यूज करी जाएगी, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। भाई इस गोले द्वारा घेरा गया आवेश कितना? इस पूरे गोले द्वारा भाई जितना आवेश इस पे है उस पे कितना माना मैंने? क्यू माना। तो इस गोले ने जो बड़ा वाला ये गोला बनाया है इसने कितने आवेश को घेर रखा है? क्यू को। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट यहां इस्तेमाल होगा। तो हम कहेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो फिर देखो इसको चाहे नाम डाल दो 1 नंबर, इसको डाल दो 2 नंबर। तो चलो बात करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। चलो दोनों समीकरण आपस में इस्तेमाल कर दो। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ भैया, हमें तो ई का मान चाहिए। तो ई बराबर देखो क्या बन रहा फाइनल, ये पक्षांतर करके ले आओ जरा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो ये व्यंजक आया, मात्रक लिख दो चाहो तो, न्यूटन प्रति कूलम। ये व्यंजक जो आया हमारा ये है गोलीय आवेश, ये गोली मतलब कोश के कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता, देखो यदि आवेश पृष्ठ घनत्व, यदि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लिया जाए तो सिग्मा का सूत्र क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। तो क्यू बराबर क्या हो गया? सिग्मा ए। तब देखो यहां रख दो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह सिग्मा और ए अपान आर स्क्वायर। ए माने ध्यान रखना, 1 मिनट, हाँ ठीक है, क्यू हटाया है। ए मतलब क्षेत्रफल। ये जो क्यू आवेश है ना, ये क्यू, ये किस गोले पे है पता है? छोटे वाले गोले पे। देखो तो जो यहां पर एरिया लेोगे उसमें त्रिज्या क्या रहेगी पता है? कैपिटल आर रहेगी। तो इस जगह जो ए इस्तेमाल होगा अब वो 4 पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल होगा इस जगह पर, यहां पर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई ऊपर नीचे कट गया देखो, तो यहां बचा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बताओ भैया जी, सब लोग बताओ भैया। ये भी एक सूत्र है उसी का, मतलब अगला हिस्सा है। जहां ऐसी जरूरत होगी वहां इस तरह लगाएंगे। ये तो केस फर्स्ट हुआ, केस सेकेंड सुनो। केस सेकेंड में हम कहते हैं कि वो जो बिंदु बाहर था अब वो गोलीय पृष्ठ पर आ गया। कहां गया? तो गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा गोलीय पृष्ठ पे देखना जरा भाई जी, सब लोग देखें जरा गौर से। ये जो बिंदु हमने बाहर माना P उस जगह पर, अब उसको जब यहां मान लो, देखो इस जगह पर, इस जगह पर, तो ये बिंदु खिसक के यहां आ गया। तो जो स्मॉल आर था वो घट के किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर के।
तो जो सूत्र आया उसमें स्मॉल आर को कैपिटल आर में बदल दें, तो यहीं पर मान लोगे इस बात को कि नहीं बताओ? तो सीधा सीधा इसमें डायरेक्ट स्मॉल आर को क्या लिख दिया जाएगा? कैपिटल आर। तो हम कहेंगे स्मॉल आर जो था वो कैपिटल आर हो गया। अब देखो, अब इस सूत्र को देखो, E बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल, अब ये बन जाएगा तुम्हारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये दूसरा व्यंजक हो गया। अगर यही बिंदु अब अंतः बिंदु पे आ जाए कहीं गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर, केस 3 देखना, गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर तो चलो भीतर उठा रहे हैं, देखें जरा भीतर के लिए कैसे समझोगे इस चीज को। यहां देखो तुम लोग, सब डायग्राम से समझ में आएगी बात। अब कित बार हमने पॉइंट कहां मान लिया? अंदर किसी जगह पर। कहां मान लिया भैया? यहां देखो इस जगह। तो यहां पर जब एक गोला तुम बनाओगे, इसकी त्रिज्या को r डैश मान लो। क्या मान लो? r डैश, छोटी सी त्रिज्या। क्या इस लेकिन अंदर वाले गोले ने कोई आवेश घेरा है क्या? बताओ, इसने कोई आवेश घेरा तो है नहीं, तो घेरे गए आवेश का मान क्या होगा? शून्य। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य। तो यानी जैसा फर्स्ट पार्ट में किया था, ये केस फर्स्ट है, ये जो है ये केस कैसा है? केस फर्स्ट है। जैसा केस फर्स्ट में किया था ये स्टाइल यहां सेम चलता रहेगा। देखो r डैश तक, यहां तक r डैश स्क्वायर आएगा, लेकिन जब इस जगह q बटे एप्सिलॉन नॉट रखोगे यहां पर, तो 0 बटे एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं? तो ये हिस्सा 0 हो गया, और उसको पक्षांतर कर दो तो ई का मान क्या हो गया? शून्य। तो अंतः बिंदु पर इसी जगह से डायरेक्ट उठा रहे मान, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट किया गया, गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो E का मान कुल मिलाकर बना क्या? यानी अगर कोई आवेशित गोलीय कोष है तो उसके भीतर तीव्रता नहीं होती है। ठीक, इसी बात का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक शील्डिंग में। नोट में एक बात हम बताना चाहते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक शील्डिंग ये क्या होता है समझना जरा। अगर आप मान लो कार से कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, अचानक आपको लगे बिजली गिरने लगी है, गिरने वाली है आसमान से, तो आपके पास देखो कौन कौन से ऑप्शन है और आप क्या चूज करेंगे। एक ऑप्शन तो कार में बैठे रहो, दरवाजा बंद करे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कार से निकल जाओ, बाहर सड़क पे बैठ जाओ, कार से थोड़ा दूर। तीसरा ऑप्शन किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। चौथा ऑप्शन कार की छत पर बैठ जाओ। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? कार के अंदर रहोगे? क्यों? जो गिरेगी ना तो पृष्ठ पर रहेगी ना। हाँ देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब कार खोखली है एक तरह से। इसके लिए जो आवेश अगर गिरा भी, आया भी, तो कहां रहता है? सतह पर, बाहर, और आप अंदर सुरक्षित हैं। ठीक, क्लियर बात? तो इसी बात को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक और बात समझ लेना, कभी बिजली गिरने जैसी मौसम हो, बहुत खतरनाक मौसम हो, तो बिजली के खंभों और तारों के नीचे कतई मत खड़े हो। पहली बात, हरे पेड़ के नीचे तो बिल्कुल ना खड़े हो। अगर कोई पक्की छत हो, अगर कुछ भी नहीं, कहीं खेत मैदान में हो, जंगल अंगल में हो, तो जहां जमीन खाली दिख रही हो, फसल के बीच में प्रयास करो ना रहो। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह ऐसी होती है, हर जगह जंगल में, जहां कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहां पर बैठ जाएं घुटने के बल, और सर को ऐसे नीचे की तरफ करके हाथ ऊपर रख लें घुटनों के बीच में, और जब तक आपको लगे मौसम ठीक नहीं हो रहा तब तक वहीं बैठ रहे, भीग चाहे भले जाए बहुत। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में ये करना चाहिए। लोग अक्सर पेड़ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अक्सर ऐसा पाया जाता है। और बिजली लिविंग थिंग्स पे ज्यादा गिरती है,
या फिर धातुओं पर। ठीक है, मतलब खंभा पकड़ के तुम खड़े हो गए बिजली का, उसी गिर पड़ी बिजली तो तुम चिपक गए, और पैसा मिले तो चिपको जाए, तुम ऐसे चिपक जाओ। तो ये एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, समझ लें इसको भी। जो हाई इन्फ्लेमेबल फ्यूल्स होते हैं, जैसे गैस है, पेट्रोल है, टैंकर से भी तो एक जगह दूसरे स्थान भेजा जाता है। ऐसे टैंकर्स वगैरह में ध्यान रखना, चैन लटकी होती नीचे, जमीन तक छूती है वो। क्यों, ऐसा प्रश्न आता है। तो चूंकि जब टैंकर चलेगा तो अंदर फ्यूल है, उसमें घर्षण पैदा होगा, और घर्षण से आवेश बनते हैं कि नहीं बनते बताओ। उन आवेशों से ही तो स्पार्किंग हो सकती है, और अंदर कहीं स्पार्क हो गया थोड़ा सा भी तो हाई इनफ्लेमेबल है, जल्दी आग पकड़ लेगा तो पूरा टैंकर जल जाएगा। तो चैन जमीन तक इसलिए टच करती रहती, लटकती रहती हैं कि अगर थोड़ा बहुत चार्ज डेवलप भी हुआ पेट्रोल डीजल के हिलने से तो वो बॉडी की सरफेस पे आएगा और उससे जुड़ी है चैन जमीन में, अर्थिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये सब इसी तरह के कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। चलो अब अगले स्टेप पे हम बात करते हैं, इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कूलाम का नियम स्थापित करना हो, प्रूफ करना हो, निकालना हो, डेवलप करना हो और गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो कैसे करेंगे? यह भी प्रश्न आता है परीक्षा में। देखिए इसमें नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना या सत्यापन सिद्ध करना। यानी शुरुआत हमें किससे लेनी है? गॉस की प्रमेय से। उसको बढ़ाते बढ़ाते कूलाम में कन्वर्ट कर डालना है जाके। तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जैसे अभी शुरुआत में हमने किया था। देखो हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, गोली कोस वाली स्थिति के हिसाब से हमने बात कर ली। देखो कुछ स्टेप्स बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे ये हमारा था गोली कोस वाला। अब इसमें हम थोड़े चेंजेस ला रहे हैं। देखो ये जैसे बाह्य बिंदु के लिए था, देखो अभी बाह्य बिंदु के लिए हमने सिद्ध किया था कि नहीं सिद्ध किया था बताओ। तो अब ये हमने गोली कोस ले लिया, इस पर क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी मान लो, वहां हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकालेंगे। तो उसके लिए हमने व्यंजक क्या प्राप्त किया? देखो जरा, E बराबर, देखो अभी क्या निकला था, 1/4πε0 Q बटे R²। निकला कि नहीं निकला? अब तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। तो हमने यही चीज यहां पर डायरेक्ट यूज कर ली, सीधा इसी सूत्र को यहां से उठाएंगे और रख लेंगे डायरेक्ट। इस जगह E का मान हम उठा रहे हैं सीधा, डायग्राम इतना मतलब कॉमन है तो इसलिए यहां से उठा लिया हमने सीधा। अब हम आगे की चीज को बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो ये बिंदु P है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालने जा रहे हैं, जो यहां से R दूरी पर है। तो हम कहेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी मुझे। वो हमारे केंद्र से कितनी दूर है? R दूरी पर है। वो हो गई E बराबर 1/4πε0 Q बटे R²। बताओ इसमें कोई तो दिक्कत है? अब हम बहुत दूर से कहीं से एक परीक्षण आवेश लाना चाहते हैं और इस स्थान पे रखना चाहते हैं। ठीक है, इस जगह पर हम परीक्षण आवेश रखना चाहते हैं Q0। तो जब यहां लाकर रखोगे, यहां तीव्रता कितनी है? E है। कितनी है? E है। तो हम कह सकते हैं कि उस पर जो बल लगेगा, वैद्युत बल, हम उसका मान निकालेंगे। परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल F बराबर QE होता कि नहीं होता बताओ। तो क्या हो गया? Q0 E। अब इस E का मान समीकरण 1 से यहां रखो आके। समीकरण 1 से हम किसका मान उठा के रख लेंगे? E का। तो उससे हमें F निकल आएगा। क्या निकल आएगा भैया? तो देखो समीकरण 1 व 2 से F बराबर Q0 इंटू E माने 1/4πε0 Q बाई R²।
तो फाइनल एफ जो बन के आया वो क्या आया, 1/4πε0 Q नॉट अपान, क्या ये कूलाम का नियम नहीं है? बताओ, ये कूलाम के नियम का सूत्र नहीं है? 1/4πε0 Q1 Q2 कहो, चाहे Q और Q नॉट कहे तो, अपान R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। अब ये बात जरूर कह सकते हो ये बहुत छोटा लग रहा होगा तुम्हें, पिछली बार थोड़ा बड़ा कराया था। क्यों बड़ा होगा उसका रीजन समझ लो। यहां हमने इस जगह से उठा लिया डायरेक्ट, पिछली बार हमने उतना हिस्सा और प्रूव कराया होगा साथ में। जैसे आप चाहो तो इसको बढ़ा के भी कर सकते हो, मान लो 1 नंबर में आवे 1.5 में तो इतने से काम चल जाएगा। ये तो आया किससे, ये रिजल्ट किसका है? गॉस की प्रमेय का ही तो रिजल्ट है। तो यहां लिख देंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से हमने ये ज्ञात किया। ये आप अनुप्रयोग उठा लो सीधे, तो हम कहेंगे देखो यही यहाँ गॉसियन प्रश्न मान लो, वही उतना हिस्सा खाली डेरिवेशन फिर से शामिल कर देना। देखो अगर ये हिस्सा तुम ज्वाइन करा दोगे, कैसे, फाई बराबर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ई डॉट डी ए। देखो ये बड़ा हो जाएगा भी डेरिवेशन, और ई डी ए खोलोगे तो क्या लिखोगे बताओ, मतलब डॉट कॉस 0 आएगा, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ई बाहर निकल आया तो क्या बचा डी ए, और डी ए का मान क्या होता है 4πr² होता है। और यहां गॉस की प्रमेय लगा दी हम लोगों ने, गॉस की प्रमेय से तो फाई की जगह क्या लिख दो, Q/ε0 E इंटू 4πr²। देखो इतने स्टेप और बढ़ जाएंगे अगर यहां से करोगे तो फिर यहां देखो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता सीधे ये प्राप्त हो गई। भाई देखो E बराबर ये पक्षांतर कर, तो ये तो सूत्र आया। तो ये डेरिवेशन हमने अभी साफ किया था जितना हिस्सा, यानी केस फर्स्ट जो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है वो केस फर्स्ट आप शुरू करेंगे, और केस फर्स्ट का जहां परिणाम आ जाए वहां समीकरण 1 डाल देना है। अब फिर हम कहेंगे कि परीक्षण आवेश बिंदु P पर लाए, उस पर वैद्युत बल, यदि परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित हो, ये लिख लेना यहां पर इसके आगे, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित हो तो फिर ये नोट करना, तो परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल। समझ गए होगे मुझे लग रहा। फिर एक बार इस चीज को जान लो, इसलिए कि छोटा बड़ा जैसे भी करना चाहो, अगर जल्दी करना है तो सीधे रिजल्ट उठाओ यहां से कि हम जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर न डालो, ये बोलो गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता से E बराबर होता 1/4πε0 Q/r²। और अगर वही बिंदु P पे कोई परीक्षण आवेश आ गया है तो उस पर बल लगेगा QE यानी Q नॉट E, और E का मान रख दो। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहे तो 2 नंबर में अगर प्रूविंग आ जाए तो पूरा करना है तुम्हें, तो हम बनाएंगे ऐसे पहले डायग्राम। देखो पहले इस डायग्राम बनाएंगे, मानेंगे इस पे Q आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकाली जाएगी। तो शुरुआत करेंगे, हम जानते हैं फाई बराबर E डॉट डी ए cos 0 मतलब 1, तो सीधे E इंटीग्रेशन dA हो जाएगा, और dA का मान 4πr²। तो सीधा सीधा हमारा इस जगह पहुंच गया। फाई का मान गॉस की प्रमेय से क्या होता है Q/ε0, सीधा फाई हटाया वो रख दिया, इससे E निकल आया तुम्हारा। मेन पहला यही समीकरण है। इतना हिस्सा छोड़ के यहां से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर ठीक नंबर मिलने हैं, नंबर 2.5 या 2 का है ये प्रश्न, तो थोड़ा विस्तार से कर देते हैं। तो बस आगे बस मान लिया उसी बिंदु पे एक परीक्षण आवेश ला के रख दिया, उस पर कोई बल लगे Q नॉट E, और ये E का मान यहां रख दो, सीधा तुम्हें गॉस उसका कूलाम का नियम सिद्ध हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, प्रश्न हमारा ये है कि गॉस की प्रमेय तभी सत्य होगी, तभी लिख दो, तब ही सत्य होगी जब कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करे। मतलब कूलाम के नियम में बटे में R² हो, तभी गॉस की प्रमेय सत्य होती है या सही होती है, नहीं तो वो असत्य या गलत या बेकार हो जाएगी। ये कैसे समझा सकते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। देखो एक बात देखना जरा, हम कूलाम के नियम में व्युत्क्रम वर्ग ना मान के कुछ और मान ले, मतलब बटे में R² होता है, घात में 2 पावर होती है कि नहीं बताओ, हम 3 मान ले या 1 मान ले या 4 मान ले या 6 मान ले, मतलब 2 ना मान के कुछ और मान ले, और फिर हम गॉस की प्रमेय बनाएं
और ये देखें कि वो सत्य है या असत्य है। अगर अन्य कोई घात लेकर हम देखें वो असत्य हो रही है तो सिद्ध हो गई बात कि दो ही घातें होंगी तभी सत्य है। तो चलो हम यहां उल्टा मानते हैं, माना कूलाम के नियम में एक बटे आर क्यूब है, तो हमने देखो दो घात की जगह क्या मान लिया, 3 पावर, कितनी मान ली। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम बात करने वाले हैं, किसके लिए, देखो ये कोई आवेश बटा हुआ है, देखो ध्यान से सुनना बात को बिल्कुल आराम से, इससे स्मॉल आर दूरी पर यहां पर हम निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस जगह पर, देखो तो शुरुआत हम उसी जगह से कर रहे हैं, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से, चाहे उठा लो डायरेक्ट, या हम लोग सीधे फाई वाले सूत्र से निकालें, किससे निकालें, गॉस की प्रमेय को बिंदु आवेश के कारण निकाल लो सीधे, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो बिंदु आवेश के कारण, व्यंजक क्या होता था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद है किसी को, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है, लेकिन कब होता है, जब हम कूलाम में r² मानते हैं। तो अगर कूलाम में क्यूब माना होता तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, देखो 1/4πε0 Q/r³ हो जाएगा। अगर हमने क्यूब माना है कूलाम के नियम में तो ये सूत्र बना। अब हम गॉस की प्रमेय बनाना चाहते हैं, तो गॉस की प्रमेय देखो क्या बनने वाली है, तो गॉस की प्रमेय बनाना है मुझे, E बराबर 1/4πε0, पहले वो डॉट से लगाते फिर इससे ओपन करेंगे, E डॉट dA होता है ना सूत्र हमारा, ये देखो डॉट ओपन करोगे समांतर ये दिशाएं हैं, देखो इसमें ये मान लो dA इधर है और E भी इधर ही है, E dA आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। तो फाई E बराबर E dA cos 0 आया पहले और cos 0 का मान 1। अब E का मान ध्यान देना प्लीज, E का मान 1/4πε0 Q/r³ रख लिया, और dA तो गोले का पृष्ठ होता है, ये थोड़ा बदल जाएगा, तो 4πr² ही रहेगा। तो dA की जगह क्या लिखोगे, 4πr² cos 0 का मान 1। यहां देखो जो कुछ कट रहा है उसको काट डालो, इंटीग्रेशन से खेल खत्म, इससे मतलब ही नहीं रहा। तो सीधा सीधा क्या बचा, देखो Q/ε0, एक r बचेगा कि नहीं बताओ, वहां क्यूब है वहां दो घातें हैं, दो कटेंगी एक बचेगी भाग में। यानी अब हमारा जो गॉस की प्रमेय बनी वो क्या बनी पता है, Q/ε0 r। देखो वैसे होती क्या है, Q/ε0, वास्तविक गॉस की प्रमेय क्या होती, Q/ε0। यानी जो फ्लक्स होता है ये वैद्युत फ्लक्स वो r पर निर्भर नहीं करता है, और यहां लेकिन देखो r पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। r अगर बड़ा होगा तो फ्लक्स कम गुजरेगा, त्रिज्या बड़ी होगी गोली कोष की तो कम फ्लक्स होगा, त्रिज्या छोटी होगी तो ज्यादा फ्लक्स होगा, जो प्रैक्टिकली गलत बात है। क्या आवेश से निकलने वाला फ्लक्स उसको घेरे हुए पृष्ठ पर निर्भर करेगा क्या, ऐसे समझ लो। एक बल्ब है, मैं इसको इस तरह समझा देता हूं, फ्लक्स को आप रोशनी की तरह सोच लो, लाइट की तरह। ये मान लो कोई बल्ब का फिलामेंट है देखो, और ये ऊपर कांच का वो ढक्कन लगा है जो बल्ब में होता है, अच्छा बल्ब बना है, अच्छा बल्ब देखो। बोलो कह रहे ये कैसा बल्ब, हम तो देख ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो हम बनाते तुम्हें बल्ब दिखाते बना के, तुम ये ना सोचना हम बल्ब बना नहीं पाते, हम बल्ब बहुत बढ़िया बनाते हैं। देखो नहीं, बल्ब असली वाला बना रहे हैं। ये बल्ब बन गया तुम्हारा, ये सूर्य बल्ब है 200 पावर वाला, ये बल्ब है, इसका ये फिलामेंट है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो फिलामेंट से प्रकाश निकल रहा होगा
क्या वो इस कांच के साइज पर निर्भर, ये कांच मान लो दुगना बड़ा कर दें तो ज्यादा प्रकाश गुजरेगा क्या, या इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दें तो प्रकाश कम हो जाएगा क्या, बताओ। ये ऊपर जो कांच का ढक्कन है इससे प्रकाश की मात्रा से कोई मतलब है। ऐसे ही गॉस की प्रमेय का जो गॉसियन सरफेस होता है वो चाहे बड़ी त्रिज्या का हो या छोटी त्रिज्या का, फ्लक्स उस पर निर्भर किस पर करता है, फिर केवल आवेश पर। लेकिन यहां देखो त्रिज्या पर निर्भर करने लगा, जो कि गलत बात। तो हम कहेंगे यहां वैद्युत फ्लक्स का मान गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर, यहां वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ का मान गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः गॉस की प्रमेय तभी सत्य होगी, तब ही सत्य होगी जब कूलाम के नियम में या कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करें, नियम का पालन करें। नोट कर लीजिए।